जोहार दोस्तों, आप सभी को आपका अपना चैनल नाग पूर्णिमा फाउंडेशन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे हो जनजाति के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में, क्योंकि एक सिस्टेमेटिक तरीके से पढ़ना बहुत ज़रूरी है हम लोग के लिए, ताकि याद भी रहे, कॉन्सेप्ट भी समझ में आए और आगे हम लोग निरंतर आगे बढ़ते भी रहें। तो कोई भी चीज़ का निरंतरता ज़रूरी है। तो आज हम लोग जिस झारखंड के कला संस्कृति, झारखंड के संस्कृति और सभ्यता की बात करेंगे, इस कड़ी में आज का टॉपिक हम लोग का रहेगा हो जनजाति। इसके पहले हम लोग 3 जनजाति के बारे में देखे थे। पहले हम लोग संथाल, फिर उरांव, फिर मुंडा और चौथा होगा हम लोग का हो। तो ये जो क्रम है, ये मतलब क्रमशः इसी तरीके से जनसंख्या का जो अनुपात है, आदिवासी समाज में, आदिवासी जनजाति में जो जनसंख्या का अनुपात है, तो जैसे क्या चौथा क्लास है हो जनजाति हम लोग पढ़ रहे हैं, तो जनसंख्या की अगर बात किया जाए तो हो जनजाति की जो जनसंख्या है वो झारखंड में चौथे स्थान पर है और ये चौथा वीडियो भी है। तो क्या है हम लोग का हो जनजाति। हो जनजाति क्या टॉपिक है जो हम लोग पढ़ेंगे। चूँकि ये चौथे सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले हम लोग का जनजाति है, तो इसके पहले हम लोग को ये याद रखना है कि पहले था संथाल, उसके बाद उरांव, फिर मुंडा और फिर हो। कुछ इस तरीके से है। तो हम लोग आज ये वाला टॉपिक हम लोग करेंगे हो जनजाति के बारे में। तो हो जनजाति की बात करें, सामान्य जानकारी यही है कि ये झारखंड का 4th नंबर पर जनजाति है, ये हो जनजाति। दूसरी इसकी सामान्य जानकारी ये हम लोग रखेंगे कि ये प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड श्रेणी में आता है। कौन सा श्रेणी में आता है? प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड। तो इसका एक वीडियो बना देंगे कुछ दिन बाद, थोड़ा टाइम का ये हो रहा है, इशू हो रहा है। प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड, प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड, प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड है। ये लोग का भाषा की बात किया जाए तो भाषा में क्या होगा, हो जनजाति की जो भाषा है, भाषा ये लोग का हो ही होगा, लेकिन जो लिपि होगा वो लिपि हम लोग को याद रखना जरूरी है। लिपि क्या होगा? लिपि ये लोग का है हम लोग का वारांग छित्ती, बारांग छिट्टी, ये क्या है? लिपि है हो जनजाति की। तो इस तरीके से सब इनकी जो सामान्य जो हम लोग को जानना है ये है। इनका क्षेत्र अगर हम लोग देखा जाए तो हो जनजाति मतलब कोल्हान वाले क्षेत्र में सामान्य तो देखने को मिलेगा। तो कोल्हान और सिंहभूम जो इनका मेन जो क्षेत्र होगा उधर देखने को मिलेगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम मेनली। तो इसको हम लोग कोल्हान बोल सकते हैं। कोल्हान साइड में हम लोग ज़्यादा देखने को मिलता है हो जनजाति। अगर हम लोग समझ रहे होंगे या अगर हम लोग समझे तो आगे फिर हम लोग चर्चा करेंगे दूसरे टॉपिक में, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पहलू को। हालांकि राजनीतिक पहलू को हम लोग झारखंड में जनजातीय शासन व्यवस्था जब पढ़े थे उस टाइम हम लोग हो जनजाति की जनजातीय जो शासन व्यवस्था उस टाइम वहाँ देखे हैं। तो इसको दोबारा यहाँ समझाना अच्छा नहीं है, वो वहीं पर हो जाएगा, नहीं तो फिर ओवरलैप हो जाएगा और हम लोग को इसे भी कनेक्टिंग करना जरूरी है। तो इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। आगे चलते फिर। इसमें हो जनजाति में एक चीज़ देखा जाता है ना कि ये लोग के दाढ़ी बाल उतना नहीं रहता है हो जनजाति में, मतलब कम निकलता है। तो सबसे पहले हम लोग सामाजिक दृष्टिकोण का हम लोग ध्यान रखेंगे। सामाजिक दृष्टिकोण क्या है? सामाजिक दृष्टिकोण की बात किया जाए तो हो जनजाति में लगभग 80 से ज़्यादा गोत्रों है। गोत्रों को किली कहा जाएगा, तो आप लोगों को भी पता है। अब तक हम लोग इतने बार 3 से 4 बार हम लोग रिवीजन कर चुके हैं 3 से 4 वीडियो में। तो 80 से 80+ गोत्रों, ठीक, इतना अगर हम लोग समझ में आता है। इनमें से मुख्य अगर देखा जाए तो मुख्य मेन जो गोत्र होगा उसको याद रखना है।
बोदरा, बारला, बोदरा, बारला और बालमुची और अंगारिया, ये सब है। अच्छा, और एक चीज़, जो जिस जनजाति में अगर कोई अपना अगर जनजाति में किसी बिलोंग करते हैं तो उससे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, पाप लगेगा। देख लीजिएगा, नहीं तो आप लोग का जो धर्म जो प्रमुख देवता है वो बोलेगा ये हमारे जनजाति में है लेकिन हम लोग के बारे में ही नहीं जानते हैं, तो इसलिए पाप से बचना है। तो एक भी को अगर जो जिस जनजाति से बिलोंग करते हैं या फिर जो जिस गांव से बिलोंग करते हैं और उस गांव में जितने भी जनजातियां हैं वो लोग के बारे में एक भी गलत नहीं करना है। और जब पढ़ेंगे तो वो लोग को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है, अगर वो कोई जनजाति ग्रुप में नहीं आते हैं। और जो जनजाति में आते हैं उनको भी ये याद रखना है कि अपने भगवान के, अपने धर्मेश या अपने सिंहभोंगा के बारे में सोचना है ताकि गलत ना हो जाए। क्योंकि आप लोग जिस क्षेत्र में हैं, जिस फील्ड में हैं, जिस जाति जनजाति में आप बिलोंग कर रहे हैं, तो उससे संबंधित अगर क्वेश्चन में अगर गलत हो रहा है तो ये बहुत मतलब अच्छी बात नहीं मानी जाएगी उस संस्कृति के लिए। उस संस्कृति की आप परवरिश सही से नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब है अगर आप लोग वहाँ से गलत कर रहे हैं। तो इसलिए इसको अच्छा से समझने का प्रयास कीजिएगा जितने भी हम लोग कला और संस्कृति पढ़ रहे हैं। तो इतना दूर अगर देखते हैं तो इसमें और एक चीज़ हम लोग को देखेंगे कि जो सामाजिक दृष्टिकोण में यहाँ पे हम लोग को पहले मातृसत्तात्मक था, मातृसत्तात्मक, लेकिन ये धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे ये भी पुरुष सत्तात्मक हो जाता है। धीरे धीरे पहले क्या था, पहले मातृसत्तात्मक था लेकिन अभी पितृसत्तात्मक रूप ले लिया। पितृसत्तात्मक या मातृसत्तात्मक का इसका मतलब ये होता है कि जो परिवार है, परिवार का मुखिया कौन है, या तो पुरुष भी हो सकते हैं और महिलाएं भी। और अगर दोनों समान, अभी तो वर्तमान में दोनों को लगभग ठीक ठाक तवज्जो दिया जाता है कि महिलाएं भी, उनकी बातें भी सुनी जाती है और पुरुष भी उनकी बातों पर ध्यान देते हैं इस टाइप से। तो जब ये मतलब मान के चलिए, फिर भी मतलब जो मेन जो लीडरशिप है, मेन जो निर्णय लेता है वो कौन लेता है, उस पर ध्यान रखना है। तो अगर किसी परिवार में या किसी समुदाय में किसी भी काम को करने के लिए जो मतलब जो महत्वपूर्ण काम है उसको करने के लिए कौन डिसाइड कर रहा है, यहाँ ये नहीं सोचना है कि खाने में क्या बनाना है, सब्जी में क्या बनाना है, ये निर्णय नहीं। निर्णय है कि अच्छे अच्छे कामों में, शादी विवाह के, कहीं पे कुछ इन्वेस्ट करना है, तो सब काम का निर्णय कौन लेता है। अगर ये निर्णय अगर कोई पुरुष ले रहा है किसी समाज में तो हम लोग उसको पितृसत्तात्मक कहेंगे। लेकिन अगर यही चीज़ जो निर्णय ले रही है वहाँ पे कोई महिलाएं ले रही किसी समाज में तो उसको हम लोग मातृसत्तात्मक कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा दोनों शब्द का अर्थ क्या है। तो जो हो जनजाति है पहले मातृसत्तात्मक था, बोलने का अर्थ ये है कि जो पहले जो समाज था हो जनजातियों का, वहाँ पहले नीति निर्णय जो लेते थे वो महिलाएं लेती थी, लेकिन धीरे धीरे बाकी आसपास के समाज को देखते हुए वो लोग भी पुरुष सत्तात्मक में आगे आगे और वर्तमान में वो लोग पुरुष ही अब निर्णय ले रहे हैं। तो इतना इसमें समझना था। तो ये समझ में आ गया होगा। बाकी अगर इसमें और देखा जाए कि समगत्र मतलब समान गत्र में विवाह तो किसी भी जनजाति और किसी भी हिंदू में समाज में नहीं होता है। तो समगत्र विवाह क्या होगा, नहीं होगा। हालांकि हो जनजाति में एक चीज़ देखने को मिलता है कि बहु विवाह है, यहाँ पे बहुपत्नी विवाह है, बहु विवाह है, ठीक ना। मतलब एक आदमी एक से अधिक बार अधिक विवाह कर सकते हैं। बहु विवाह इसमें है, समगत्र विवाह किसी में नहीं है, तो इसमें भी नहीं है। इसमें और एक चीज़ ध्यान रखना है कि इसमें जो विवाह में जो होता है ना, विवाह में ज़्यादातर ऐसे बुकों की मान्यताएं हैं जनजाति में। आखिर क्या है वो लोग तो आपने अच्छे से बता देंगे, लेकिन बुक में जो हम लोग को देखने को मिलता है बुक में वो है कि ज़्यादातर जो शादी होता है वह तो ममेरा भाई बहन से ज़्यादा मतलब शादी होता है, इनका कहना है। मतलब हो जनजाति में ऐसी मान्यताएं हैं, ऐसी माना जा रहा है। तो आप लोग एक बार देख लीजिए कितना इसमें सच्चाई है।
आगे अगर हम लोग देखते हैं हो जनजाति के बारे में, तो सामाजिक दृष्टिकोण में इतना है, ठीक है। इसमें कुछ कुछ विवाह है, उस विवाह के प्रकार को हम लोग देखेंगे, चर्चा करेंगे कि मेनली जो हो जनजाति में जो विवाह पाई जाती है, विवाह जिस टाइप से संपन्न होता है, वो मुख्यतः 5 प्रकार की विवाह सामान्यतः मतलब ये संपन्न होता है। विवाह कितने में? 5 ये में 5 प्रकार मुख्य रूप से देखा जाता है। सबसे जो प्रचलित विवाह होता है वो जनजाति में, वो है हम लोग का आंधी विवाह। क्या विवाह? आंधी विवाह। आंधी विवाह मतलब अरेंज मैरिज, और अरेंज मैरिज का मतलब बाकी जो भी उसमें क्राइटेरिया है वो आप सभी को पता है कि नहीं? सबसे पहले कुछ और पता हो या ना पता हो, हम इंडियन को सबसे पहले ये पता होता है कि शादी कैसी होती है, कैसे करनी होती है। किसी बच्चे को अगर आप कुछ पूछे या ना पूछे, तो सबसे पहले ये पूछा जाता है कि मतलब क्या करना है, तो ज़्यादातर बच्चे या जो भी है बोलते हैं शादी करना है, शादी करना है। तो अगर किसी देश का लक्ष्य अगर शादी ही करना होगा, तो क्या ऐसे में क्या आप विश्व गुरु बनने के आप सच जो सपना देख रहे हैं वो कभी सच होगा? जाहिर सी बात है, नहीं होगा। जन्म लिए तो कुछ पहले कर लीजिए, उसके बाद शादी करने के बारे में सोचिए। जब खुद अपने आप का कुछ मतलब पेट नहीं भर सकते, तो दूसरों का कैसे पेट भर सकते हैं? तो इसलिए सबसे पहले आप लोग आत्मनिर्भर बनिए, उसके बाद देखिएगा सब। तो 5 प्रकार का शादी जो है, उनमें से जो आंधी विवाह है, कौन सी? आंधी विवाह, ये जो है सर्वाधिक प्रचलित विवाह है। आंधी विवाह सर्वाधिक प्रचलित विवाह क्या है? आंधी विवाह। किसमें? हो जनजाति में ये सर्वाधिक प्रचलित है। अन्य भी तो विवाह होगा, तो अन्य विवाह में हम लोग देखेंगे क्या क्या होता है। राजी खुशी होगा, यहाँ पे भी हट विवाह होगा, यहाँ पे भी सेवा विवाह होगा, सब तरह के विवाह होगा। बस यहाँ नाम थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, बाकी प्रोसेस तो वही है, क्योंकि समाज तो वही है। हमारे समाज में अगर मकर संक्रांति अगर हम लोग मानते हैं, तो कहीं उसको उत्तरायण के रूप में मानते हैं, कहीं कुछ और नाम से मानते हैं, लेकिन त्यौहार तो उसी टाइम हो रहा है, उसी समय पे हो रहा है ना। तो ये सब समझने वाली बात है, मतलब कॉन्सेप्ट एक ही रहेगा, बस उसका नाम अलग हो सकता है। तो अगर हम लोग अन्य विवाह में देखते हैं, अन्य विवाह में यहाँ पे सबसे होगा दिक्कू आंधी। दिक्कू आंधी, दिक्कू का मतलब बाहर और आंधी मतलब विवाह। तो इसका मतलब है कि जो अदर कास्ट में जो शादी होगा, गैर जनजातियों में, गैर जनजातियों के साथ जो विवाह होगा उसको क्या कहा जाता है? दिक्कू आंधी। दिक्कू आंधी के बाद अगर देखा जाए तो हम लोग अंडी या इसको और कुछ और नाम से जाना जाता है, वो है ओपोर तिपी। इसका जो मतलब होता है अंडी या ओपोर तिपी, इसका मतलब होता है कन्या का हरण कर विवाह करना। मतलब जो भगा के ले जाने वाला, कि चलो लड़की मान नहीं रही है या लड़की के माँ बाप नहीं मान रहे हैं, तो लड़का क्या करेगा? भागा उठा के ले जाएगा, भागा के ले जाएगा। जब गाना सुनते हैं ना, उठा के ले जाओ भागा के ले जाओ, वही वाला। तो उठा के ले जाएगा या भागा के ले जाएगा, तो उसको मतलब हरण विवाह जो कहते हैं, वो कौन सा है? अंडी या ओपोर तिपी, मतलब ये है हरण विवाह। ये पूछा जाता है कि हरण विवाह को हो जनजाति में क्या कहा जाता है, तो ये सब याद रखना हम लोग के लिए जरूरी है। और याद क्या रखना है? प्रोसेस पता है। बहुतों का मन में होगा कि उनके समझ रहे होंगे कि उनके सामने वाले घर वाले नहीं मानते और उनको ले जाना है, उनको बहुत ये करते हैं, तो उसमें क्या होता है? उनको दिमाग में आएगा ये कौन सा विवाह में आएगा? अंडी। लेकिन ऐसा कुछ करना नहीं है। सबको रेस्पेक्ट कीजिए, परिवार को भी मानिए। उतना बड़ा भी नहीं हुए कि शादी का निर्णय खुद ले लीजिएगा आप लोग। तो अंडी हुआ, हरण विवाह हुआ। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं? राजी खुशी विवाह। इसको देखते ही बहुतों के मन में एकदम चमक आ जाती है आंखों में, कि राजी खुशी विवाह का नाम सुनते ही। राजी खुशी विवाह का बहुतों तो ऐसे मतलब मन ही मन सोच भी लिए होंगे। तो राजी खुशी विवाह कौन सा है? लव मैरिज।
लव मैरिज हुआ, ठीक। और कौन सा विवाह है? एक आंदेर विवाह और एक है आंदेर विवाह। आंदेर विवाह क्या हुआ? किसी को याद आ रहा है क्या कुछ? यहाँ ध्यान रखना है, कहीं और नहीं ध्यान देना है, नहीं तो वही ध्यान में रहेगा और कुछ नहीं होगा जिंदगी में। आंदेर विवाह में क्या हो रहा है? इसको अगर हम लोग जो हट विवाह वाला अगर है ना, उसको अगर समझ लेते तो वही है आंदेर विवाह। तो इसको हट विवाह भी हम लोग लिख रहे हैं तो ताकि हट्टी विवाह, तो आप लोग को समझ में आ गया कि हट्टी विवाह वाला कौन सा है कि कोई लड़की है, उनको उनके लड़का पे या फिर उनके घर वालों को पसंद आ गया तो लड़की क्या करेगी? सीधे उनके घर जाएगी। देखिए लड़की क्या है, घर जाती है, जबकि लड़का लोग अगर पसंद नहीं आता है तो लड़की को उठा के ले जाते हैं। उठा के कहाँ ले जाते हैं भगवान जाने हैं। लेकिन जो लड़की अगर किसी को पसंद आता है कि उनके घर में मुझे शादी लेनी ही है तो उनके घर में जाकर बैठ जाएगी, मतलब वहाँ हड़ताल कर देगी, जो भी करने करेगी, लेकिन वहाँ से निकलेगी नहीं उस घर से जब तक शादी नहीं होगी। तो उस विवाह क्या कहेंगे? आंदेर विवाह हो जनजाति में, और इसको संथाली में देखेंगे तो हट्टी विवाह होता है। तो आप लोग समझ रहे होंगे ना। एक कौन सा है? आंदेर विवाह। क्या उतना हट लगाना शादी विवाह के लिए। तो आगे चलते हैं फिर हम लोग। ये हम लोग सामाजिक दृष्टिकोण देख चुके हैं। आगे हम लोग देखेंगे इसमें कुछ आर्थिक दृष्टिकोण। चूँकि हो जनजाति वाला जो क्षेत्र है, कोल्हान वाला क्षेत्र है, तो इधर हम लोग देखे हैं कि ज़्यादातर इधर कृषि प्रधान क्षेत्र है। तो यहाँ ये लोग क्या करेंगे? कृषि करेंगे। मुख्य कृषि क्या होगा? खेती। आर्थिक गतिविधि की बात किया जाए तो क्या होगा? कृषि। आर्थिक गतिविधि में क्या होगा? कृषि होगा। कृषि है ये मुख्य पेशा, ठीक। जो पेय होगा, मुख्य पेय, पेय को यहाँ पे क्या कहा जाएगा? पेय जो होता है मुख्य पेय, उसको इली कहेंगे। इली, और इली का मतलब हाड़िया को ही यहाँ इली कहेंगे। जो हाड़िया हम लोग जो सुनते हैं, जो देसी शराब जो हम लोग सुनते हैं, हाड़िया जो चावल को पकाकर 2-3 दिन रखने के बाद उसमें रानू डाला जाता है, वो जो बनता है उसको हाड़िया कहते हैं, उसी को हो जनजाति में इली कहा जाता है। तो इतना दूर समझ में आ गया होगा। तो आर्थिक दृष्टिकोण में, और अगर जो जमीन है, भूमि के बारे में भी मतलब है कि कौन सी भूमि को क्या कहेंगे। तो जो सर्वाधिक उपजाऊ भूमि होगा उसको हम लोग कहते हैं बेरो। जो हो जनजाति में जो बेरो भूमि है, बेरो भूमि को किसको कहेंगे? जो सर्वाधिक उपजाऊ होगा। सर्वाधिक उपजाऊ, सर्वाधिक उपजाऊ किस में होगा? बेरों में। औसत रूप से कि ना तो ज़्यादा ना ही ज़्यादा कम, ना ज़्यादा अधिक ना ज़्यादा कम, तो जो दोनों के जो एवरेज रहेगा उसको क्या कहेंगे? उस भूमि को हम लोग कहते हैं वादी। वादी। औसत उपचार, सॉरी औसत उपजाऊ, औसत उपजाऊ, ये समझ में आएगी। और एक तीसरा जहाँ पे कम जो होगा, जो कम मतलब औसत से भी कम होगा, उसको हम लोग को बोलेंगे गोरा। आप लोग भी नाम सुने होंगे, गांव घर में गोरा होता है। तो वहाँ क्या होता है कि वहाँ जो ऊंचा क्षेत्र है, जहाँ पानी ज़्यादा नहीं ठहरता, तो उसको गोरा कहा जाता है। तो उस गोरा में क्या, जैसे वहाँ चावल धान की तो खेती नहीं होगी, वहाँ मोटे अनाज होगा, जैसे कुर्थी होंगे, अनाज मतलब उधर दलहन तिलहन इस टाइप से उगाया जाता है। तो सब मोटे अनाज में आ जाते हैं। गोरा में मोटे अनाज के लिए उपयुक्त होता है, मोटे अनाज। तो ये भूमि का प्रकार है, इतना हम लोग को याद रखना है। आगे अगर धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए, चूँकि हम लोग समाज की संस्कृति और सभ्यता की बात करते हैं, तो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक धार्मिक ये सब सभी पॉइंट को हम लोग को देखना जरूरी है। तो इसलिए हम लोग चलते हैं। फिर अब आर्थिक हो गया, पहले सामाजिक हुआ, फिर आर्थिक, और अब थोड़ा धार्मिक देखेंगे कि धार्मिक में क्या क्या है। हो जनजाति में कौन से भगवान को मानते हैं। आखिर कोई अगर हो बच्चे या हो जनजाति के लोग अगर कुछ उत्पात कर रहे हैं, असामाजिक तत्वों को फैला रहे हैं, तो उसको जो जिस भगवान के नाम से डराया जाता है या जो बोला जाता है कि भगवान आपको ठीक नहीं करेगा, तो उसका जो मुख्य भगवान है, उनका मुख्य देवता है, वो कौन है?
जैसे उराव में हम लोग धर्मेश देखे, संथाल में हम लोग सिंहभोंगा देखे, उसी तरीके से इसमें भी तो कुछ भगवान होगा ना। तो उसकी बात किया जाए तो यहाँ पे भी हम लोग का सिंहभोंगा ही होगा, चूँकि हो जनजाति की बात कर रहे हैं और हो सिंहभूम में है, तो कहीं कहीं ऐसा मान्यताएं हैं, मतलब ऐसी मान्यताएं हैं कि जो सिंहभूम जो नाम हुआ है वो सिंहभोंगा के नाम से ही हुआ। और सिंहभोंगा कौन है? हो जनजाति के मुख्य देवता है, प्रमुख देवता है, ठीक। तो उसी से सिंहभूम का नाम आता है, ऐसा भी मान्यताएं हैं। तो धार्मिक दृष्टिकोण की बात किया जाए तो धार्मिक दृष्टिकोण में जो प्रमुख देवता होगा, प्रमुख देवता कौन होगा? सिंहभोंगा, सिंहभोंगा। तो इसलिए देखिए, अगर हो जनजाति के बारे में कोई भी गलत करेगा तो हो जनजाति का भगवान कौन है? सिंहभोंगा। सिंहभोंगा फिर दंड देंगे, इसलिए कोई गलत नहीं करना है। धार्मिक के बाद अगर देखा जाए, धार्मिक में पोही बोंगा होता है ग्राम देवता। ग्राम देवता, ग्राम देवता कौन है? ग्राम देवता हम लोग को पाहुई, पाहुई को ग्राम देवता कहा जाता है। पाहुई और देवता का क्या होता है? बोंगा, यही होता है ना, बोंगा। ग्राम देवता के बाद अगर देखा जाए तो पृथ्वी देवता, पृथ्वी देवता, पृथ्वी देवता में क्या होता है? ओरीबोराम, 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 ठीक। पृथ्वी देवता हो गया। पृथ्वी देवता के बाद क्या आएगा? पहाड़ देवता। पहाड़ देवता, पहाड़ का मतलब होता है मरांग, और बुरु मतलब पर्वत, मतलब बड़ा पर्वत, मरांग बुरु। पहाड़ हो गया पहाड़ देवता। उसके बाद कौन आएगा? वर्षा देवता, कि भगवान वर्षा करा दीजिए इस बार सही टाइम पर, न जाने कितने लोग प्यासे हैं, न जाने कितनों की उधार बाकी है, लगन बाकी है। तो देसावली, वर्षा देवता कौन है? देसावली, देसावली। तो ये जो है, ये सब क्या है? धार्मिक देवताओं के बारे में है। जनजाति लोग सूर्य चंद्रमा सब ये सब की पूजा पाठ करते हैं, ये सब के उपासक है। भूत प्रेत हनुमान, ये सब के मतलब विश्वास है इन लोगों का, हो जनजातियों को, ये सब है। आगे अगर हम लोग देखें तो देवरी नामक पुरोहित है, जो हम लोग स्थानीय स्वशासन हम लोग देखे थे। सांस्कृतिक दृष्टिकोण में अगर कुछ देखना चाहते हैं तो जरूरी है, क्योंकि हर एक जनजाति हो या इंसान है, कहीं अगर जुड़ा है तो संस्कृति से जुड़ा होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम से जुड़ा होता है। और भारतीय समाज के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि भारतीय समाज में बाकी देशों की तुलना में यहाँ कम डिफ्रेंस है, मतलब ज़्यादा कम डिफ्रेंसेशन में है। कौन मतलब ज़्यादा लोग क्या बोलते हैं उसको, मानसिक असंतुलन ज़्यादा नहीं है भारत में, क्योंकि यहाँ हर 1 महीने 2 महीने में कहीं ना कहीं कुछ मतलब फंक्शन होता ही है, तो इसलिए मतलब यहाँ ज़्यादा हम लोग को डिप्रेशन नहीं होता है। लेकिन अभी वर्तमान में इतनी कंपटीशन बढ़ गई है कि अभी डिप्रेशन एक मतलब हर 10 में से 3 से 4 आदमी डिप्रेशन में देखने को मिलता है। कोई तो ऐसे भी है जो डिप्रेशन है लेकिन उसको नहीं लगता है कि वो डिप्रेस में है, तो ऐसी भी स्थिति देखी गई है। और ये कोरोना के बाद ये और बढ़ गया है। तो वर्षा, ये सब जो हम लोग धार्मिक दृष्टिकोण से हम लोग देखें, अब हम लोग थोड़ा सांस्कृतिक दृष्टिकोण को भी एक बार देखना चाहेंगे कि हो जनजाति में सांस्कृतिक दृष्टिकोण क्या क्या है। तो जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, जितने भी जनजाति में है, मेनली वो प्रकृति से ही जुड़ा होगा, प्रकृति से ही जुड़ा होगा। तो इसकी सांस्कृतिक में देखा जाए तो यहाँ पे जो एक गांव में जो आखड़ा होता है, सांस्कृतिक गांव में कहीं पे जो आखड़ा होता है, साधारण लोगों में देखा जाए जहाँ पे छौ नाच वगैरह होता है वो आखड़ा होता है। तो हो जनजाति में जो आखड़ा है उसको क्या कहा जाता है? आखड़ा। आखड़ा को हो जनजाति में क्या कहते हैं? स्टेट टू, एक मिनट देखने दीजिए, तुद
एस्टे तुर्तुद, ये क्या है? ये अखड़ा है। अखड़ा मतलब जहाँ पे नाच गान जो फंक्शन वगैरह होता है उसको अखड़ा कहा जाता है। और उस अखड़ा को हो जनजाति में क्या कहते हैं? एस्टे तुर्तुड, एस्टे तुर्तुड, ठीक ना। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में हो सके थोड़ा गलत हो रहा है तो इसको आप लोग देख लीजिए, एस्टे तुर्तुड। आगे अगर इसमें देखा जाए कि इनका जो घर है तो घर का एक कोने, जहाँ पे घर का एक कोने है उस जगह पे अपने पूर्वजों की पूजा की जाती है। हो जनजाति में घर का एक क्षेत्र है, जैसे पूजा थान होता है ना, जैसे घर में जो पूजा रूम होता है तो उसी में से उसी टाइप से एक जगह वहाँ पे रखा जाता है जहाँ पे पूर्वजों को रखा जाता है, उनकी याद, उनकी मूर्ति या उनकी जो भी उनको प्रतीकात्मक रूप से जो मानी जाती है वो रखा जाता है। तो जो ये पूर्वजों का जो जगह होता है, पूर्वजों का जो घर के किसी कोने में जगह होता है उसको कहा जाता है आदिंग स्थल। क्या कहा जाता है? आदिंग स्थल, आदिंग स्थल कहा जाता है, ठीक ना। आदिंग स्थल, आदिंग स्थल, ठीक ना। आदिंग, अरे यार, ये आदिंग स्थल किसको कहा जाता है? जहाँ पे पूर्वज लोग रहते हैं। सामान्य तो हो जनजाति में इसे मतलब ये देखा गया है कि यहाँ पे दाढ़ी मूछ ज़्यादा नहीं होता, तो वो आप लोग देख लीजिए। अच्छा कोई नहीं, लिख ही लेते हैं। दाढ़ी मूछ ज़्यादा नहीं होता है, सामान्यतः नहीं पाया जाता है, सामान्यतः नहीं पाया जाता है, ठीक। प्रमुख त्यौहार क्या है? प्रमुख त्यौहार इन लोग का जो है वो है माघे पर्व। कौन सा पर्व है? माघे पर्व, प्रमुख त्यौहार। बाकी और जैसे बाहा, हेरा जो हर जनजाति में है वो इसमें भी देखने को मिलता है। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो आज की इस वीडियो में हम लोग हो जनजाति के बारे में समझने का प्रयास किए। तो जहाँ तक जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण जो शब्द है बिंदुवार, इसको हम लोग समझने का प्रयास किए। जहाँ तक पॉसिबल है हम लोग उसको डायग्राम के रूप में देखने का प्रयास किए, चार्ट के रूप में देखने का प्रयास किए। और आप लोग जब कभी भी इसको नोट्स बनाइएगा तो जैसे कि पहले बता चुके हैं, पढ़ाई मतलब जब भी जो भी टॉपिक पढ़ाने जाता हूँ या समझाने जाते हैं तो उसके पहले वाला वीडियो ज़रूर देखिए। भले उसको लेक्चर में काउंट नहीं करते हैं, प्ले लिस्ट में उसमें कोई लेक्चर नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वही रहता है। तो उसमें बहुत से बच्चे होते हैं कि उसको नहीं देखते हैं क्योंकि वो लेक्चर में नहीं है, लेकिन वो इम्पोर्टेंट है। हो जनजाति जब भी इस टाइप से इनको पढ़ना है अपने तरीके से, तो इसको इस टाइप से टेबल बना देना है। टेबल में ऐसे ऐसे डिवाइड कर देना है 4-5 खंड में। पूरा पेज में ऐसे नहीं रखना है, बल्कि पेज को ऐसे कॉपी में रखना है ताकि वो सब ये कर सके ना, क्योंकि ऐसे करके रखेंगे तो उतना अच्छा नहीं आएगा क्योंकि कम स्पेस रहता है। तो फिर यहाँ लिखना है आर्थिक, पहले क्या लिखना है? सामाजिक सांस्कृतिक जो भी हो, पहले सामाजिक, फिर सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक, और कौन कुछ बचा क्या? सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक। इसको भी एक ही बार लिख लीजिएगा। तो कम से कम यहाँ नाम लिख लीजिएगा, बाकी और लिखिए या ना लिखिए। इसमें इसी टाइप से डिस्कशन करना है, इसी टाइप से आप लोग को भी पढ़ना है। तो ये क्या हो, एक ही पेज में सब कुछ आप लोग को मिलेगा। लेकिन इसको और एक अगर मान के चलिए हो जनजाति हुआ, उसके बाद और एक जनजाति का लिखना है, इधर जनजाति का नाम लिखना है इस साइड में, यहाँ हो जनजाति नहीं लिखना है, इधर हो लिखना है, ठीक। ये हो जनजाति हुआ। इसके बाद यहाँ फिर मान के चलिए संथाल है, संथालों का लिखना है, फिर यहाँ उरावों का लिखना है। तो उसका सब इस टाइप से एक ही कॉपी में सब आ जाएगा। ये तो क्या होगा कि एक ही कॉपी में आप लोग को सब एक ही पार्ट में, एक ही पेज में सब देखने को मिलेगा, तो ये याद करने में ईजी होगी। तो इस टाइप से साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ हम लोग पढ़ सकते हैं इस सब्जेक्ट को। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और अगर आप लोग नए हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप लोग जुड़ सकते हैं हमारे साथ, क्योंकि हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है या जो टेलीग्राम चैनल है उसमें हमारे हर संडे को टेस्ट ली जाती है वीकली के तरीके से।
तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। और अगर आप लोग नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिए।